नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। जिस एडिटोरियल की चर्चा आज हम कर रहे हैं हिंदू में प्रकाशित हुआ है, अ लॉन्च विंडो फॉर इंडिया एज अ स्पेस स्टार्टअप हब। इसको लिखा है राजेश मेहता और उद्देशा गोयल ने। ये खुद मार्केट एंट्री, इनोवेशन और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे एडिटोरियल में जो बातें कही गई हैं इसके दो सरोकार हैं। एक तो ये इशारा है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को, राजनेताओं को, और दूसरा इशारा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी कि वो भारत के स्पेस स्टार्टअप सेक्टर में एंट्री करें। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि पूरा प्रारूप क्या है। प्रारूप है कि शुरुआत में ये बताते हैं कि किस प्रकार से स्पेस रेस जो रही है उसका हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में, हाल के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो ये भी बताते हैं कि ये स्पेस रेस फिर से शुरू हो गई है। बदलाव क्या है कि इस बार इसमें प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इस स्पेस रेस को कॉमर्शियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। डिटेल में हम आगे जानेंगे। फिर वो कहते हैं कि भारत की इसमें पोजीशनिंग क्या है, वो बताते हैं कि किस तरह से भारत अभी एक मार्जिनल प्लेयर है, मेन प्लेयर नहीं है। वो बताते हैं कि किन आधारों पे वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वो कमियां हैं जिसकी वजह से भारत वो मेन प्लेयर नहीं है। वो कमियां पहले बताते हैं कानूनों में, उसके बाद वो कुछ दूसरे क्लॉजेस की बात करते हैं, जैसे लाइसेंस के क्लॉज, इंश्योरेंस के क्लॉज, उनकी बात करते हैं, थोड़ी टेक्निकल बातें करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि इस समय हालिया स्थिति भारत के इस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप सेक्टर की क्या है और विश्व में इसकी क्या स्थिति रही है, विश्व में ये प्राइवेट इंडस्ट्री कैसे ग्रो की है, किन लोगों ने इनका हाथ थाम के इनको आज उस मुकाम तक पहुंचाया है, चाहे वो एलॉन मस्क की कंपनी रही हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा कंपनी रही हो, या फिर जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन रही हो। उन सब कंपनियों की चर्चा करते हैं। उसके बाद वो भारत के लिए आगे की उम्मीदों को बताते हैं कि हम क्या करें तो भारत इस सेक्टर में अर्ली एडवांटेज पा सकता है, एक बड़े क्षेत्र के तौर पर भारत में स्पेस स्टार्टअप इंडस्ट्री उभर सकती है। अब हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की कि 1957 में पहली बार जब स्पुतनिक को लॉन्च किया तत्कालीन सोवियत संघ ने, आम भाषा में जिसको हम रूस कहते हैं, सोवियत संघ ने जब इसको लॉन्च किया स्पुतनिक को, तो एक प्रकार से स्पेस रेस की शुरुआत हुई। ये कितना इंपॉर्टेंट कल्चरल मोमेंट था, आपको इससे भी रियलाइज होगा कि ये नाम अभी भी सुना सुना सा लगता है। क्यों? क्योंकि एक वैक्सीन लॉन्च हुई स्पुतनिक वी नाम से। वी मतलब उसको कहा गया विक्ट्री, बट स्पुतनिक वी वो उस बात की ओर इशारा था कि हमने पहले भी सबसे पहले स्पेस में झंडे गाड़े थे। वैक्सीन में भी रशिया ने क्लेम किया कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट कल्चरल मोमेंट था, एक सांस्कृतिक पल था। तो शुरुआत इससे होती है कि 57 से जो स्पेस रेस शुरू हुई वो अपने आप में एक सिंबल थी उस कोल्ड वॉर का, उस शीत युद्ध का, जो रूस या रूसी गणराज्य या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहा था। वो स्पेस वॉर तो समाप्त हो चुका है, एक तरीके से कोल्ड वॉर तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब एक नया स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार स्पेस रेस में वो सरकारी संस्थाएं शामिल नहीं हैं। जब रूस की स्पेस संस्था थी या अमेरिका की नासा थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स की इसमें भूमिका होने वाली है। और इस बार वहां पर कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि जो अब स्पेस रेस है वो इस चीज की होड़ है कि मार्केट वैल्यू पे कब्जा कौन करेगा, मार्केट वैल्यू कौन कितनी क्रिएट करेगा। समझने की आसानी के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत भी जब हुई तो वो सरकारी संस्थाओं के साथ हुई, लेकिन 90 के दशक में जब इसमें प्राइवेट कंपनीज ने एंटर किया, उसके बाद से आज के पिछले 3 दशकों का इतिहास उठा के देखें तो इन इंटरनेट कंपनीज ने जितनी मार्केट वैल्यू जनरेट की है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत सारी कंपनीज द्वारा जनरेट की गई मार्केट वैल्यू को चैलेंज करती है, उनके बराबर ठहरती है। तो ये वो मौका है, ये एडिटोरियल क्लेम करता है, जबकि कॉमर्शियल वैल्यू या मार्केट वैल्यू जनरेट करने का टाइम आ चुका है स्पेस सेक्टर में, यानी कि नई स्पेस रेस की शुरुआत हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्पेस रेस शुरू हुई है इसमें भारत की भूमिका क्या है। वो कहते हैं हाल में अभी भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है पिछले साल, इन स्पेस नाम से। इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर।
बेसिकली इन स्पेस क्या करेगा, ये एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच। इस तरह के दूसरे प्रयास पहले भी इसरो करता रहा है। इस प्रयास का जो मेन एम है वो ये है कि इसरो अपने मेन काम पर ध्यान दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये संस्था जो है वो क्या करेगी कि वो दूसरे प्लेयर्स को भी इनवाइट करेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी कि वो इस क्षेत्र में आए और इस तरह की टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो उनको चाहिए, इस तरह की जो दूसरी रेगुलेटरी हेल्प चाहिए, उसमें ये संस्था मदद करेगी और प्रमोट करेगी नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज को, गैर सरकारी यानी एक तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को इंडियन स्पेस सेक्टर में आए, उसको फैसिलिटेट करेगी। कैसे फैसिलिटेट करते हैं, उनको इस सेक्टर के बारे में मेन जानकारियां देना, बाजार में क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, ये बताना, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इसरो के पास अवेलेबल है, इसका वो कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सब बताना। तो बेसिकली एक काम होगा फैसिलिटेट करेगी और दूसरा चीज़ कि सिनर्जीज बनाएगी। सिनर्जीज बनाना मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और दूसरा किसी दूसरे के पास कुछ दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो कैसे दोनों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। या मार्केट में ऑलरेडी कुछ डिमांड है, इनके कोई नया प्राइवेट प्लेयर है, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये दोनों एक साथ आ सकें, यानी वो मार्केट प्लेयर उस डिमांड को फुलफिल कर सके। इसको कहते हैं सिनर्जीज क्रिएट करना। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, जो ऑलरेडी इसरो के पास है या प्राइवेट प्लेयर के पास है, उनमें एक सिनर्जी क्रिएट करने का एक काम संस्था करेगी। इन स्पेस इसका नाम है, 2020 में इसका गठन हुआ। फिर उसके बाद ये एडिटोरियल कहता है कि स्पेस इकोनॉमी जो है वो 440 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है। उसमें से भारत का शेयर कितना है, मात्र 2%। इसको अगर आप यूं समझ नहीं पा रहे हैं इस डेटा की रेलेवेंस, तो यूं समझिए कि आईटी सेक्टर का जो सालाना खर्चा होता है पूरे विश्व में, भारत उसका 19% अपने पास समेट लेता है। तो उसी तरह की पहल चाहिए कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में जिस तरह से सफल है इंडियन इंडस्ट्री, कि वो ग्लोबल आईटी जो आउटपुट है, जो खर्चा है, उसमें से 19% को भारत ले आ रही है। तो हम क्यों नहीं फिर स्पेस सेक्टर में भी ऐसा कर सकते हैं? क्यों हम केवल 2% पे हैं? और वो भी तब जबकि इसरो के रूप में भारत एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन है, यानी कि हमने स्पेस में कई तरह के काम किए हैं। किस तरह के काम किए हुए हैं? पहली चीज, हम सैटेलाइट भेजने वाले देशों में, अग्रणी देशों में आते हैं। हम दुनिया के कई देशों की सैटेलाइट अब भेजने लगे हैं, तो हमने सैटेलाइट किए हैं। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन लॉन्च व्हीकल हैं। हम जानते हैं PSLV सीरीज है, GSLV सीरीज है, तो इस प्रकार के हमारे पास लॉन्च व्हीकल भी हैं। इसके अलावा हमारे पास ये क्षमता भी है कि अब हम इंटर प्लानिटरी मिशंस की बात करने लगे हैं। चंद्रयान, मंगलयान, ये इसरो की वोकैबुलरी का पार्ट रहे हैं। तो ऐसे में वो देश जिसके पास ऐसी संस्था है, वो क्यों महज 2% की ग्लोबल हिस्सेदारी रखती है इस इकॉनमी में, ऐसा ये सवाल पूछते हैं। वो ये भी इशारा करते हैं कि अगर 1 साल के जो इन्वेस्टमेंट हुआ है रिसर्च के क्षेत्र में, तो पूरी दुनिया में जो 70 बिलियन डॉलर के लगभग का, 68 मिलियन टू बी प्रिसाइज, बट 70 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, भारत में इन्वेस्टमेंट केवल 2 बिलियन डॉलर का ही हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब तमाम संस्थाओं, जो तमाम स्टार्टअप शुरू हुए, तमाम बड़ी कंपनियों ने या सरकार ने जो निवेश किया है, वो सब मिलाकर भारत में सालाना 2 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम है, ये आंकड़ा अगर पूरे विश्व के आंकड़े में से देखें तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो फिर कारण क्या है? किन चीजों का कारण कि भारत अभी इस स्पेस रेस में एक मार्जिनल स्थिति में, एक पेरिफेरल स्थिति में, एक हाशिए पर क्यों है? एक कारण तो है कि ब्रेन ड्रेन भारत से बहुत अधिक हो रहा है। और देखिए, सब कारण जुड़े हुए हैं। क्योंकि भारत हाशिए पर है तो पर्याप्त मौके मुहैया नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मौके नहीं है तो जो भारत से लोग पढ़ते हैं या जो कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर स्थितियाँ माकूल बन भी नहीं पाती। तो एक विशियस सर्किल है, पर हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। तो पहले ब्रेन ड्रेन होता है, जो कि कहा जा रहा है कि इस फील्ड में, स्पेस सेक्टर में 2005 के बाद से 85% तक बढ़ चुका है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि अभी भी जो हमारी पॉलिसीज हैं उनमें बॉटल नेक्स हैं, यानी वो पॉलिसीज
कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को इवॉल्व नहीं होने देती। तो इसलिए वो कंपनीज कई बार यहाँ से उठ के किसी और जगह रजिस्टर करा लेती हैं खुद को, या फिर वो लोग ही दूसरी कंपनियों में नौकरी करने लगते हैं, विदेशी कंपनियों में नौकरी करने लगते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस वेंचर्स जो हैं उनके सामने, उनके समक्ष बहुत सारे हिंडरेंसेस रहे हैं, रुकावटें रही हैं। क्या वो रुकावटें रही हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, लाइसेंस को लेके, इंश्योरेंस फीस को लेके, बट ये रुकावटें रही हैं और ऐसा माहौल बन जाता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भारत में ऑपरेट करना नॉन फीजिबल है, यानी वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पा पाते, फायदा कमाने की स्थिति में नहीं आ पाते। इसके अलावा और भी कारण क्या बताए गए हैं? कारण ये बताए गए हैं कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिससे कि जो कानून बने इस क्षेत्र के, जो फ्रेमवर्क कानून बने, एक किस्म का मॉडल कानून बने कि जो भी इस सेक्टर स्पेसिफिक जब लॉ बनेंगे फ्यूचर में तो उनमें ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रहे। उदाहरण के तौर पे अगर लाइसेंसिंग को लेकर नीतियां बन रही हैं तो कोई फ्रेमवर्क लॉ नहीं है जिसमें ये स्पष्ट हो, और ये केवल उदाहरण है, जिसमें स्पष्ट हो कि कितने साल के लिए ये आपको इसको लाइसेंसिंग के राइट्स मिल सकते हैं, आप किन किन लोगों को बेच सकते हैं। इन चीज़ों को लेके कोई फ्रेमवर्क लॉ नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मुहैया कराता हो। तो ज़रूरत क्या है कि कानून अलग अलग हिस्सों में तोड़े जाएं। ये एडिटोरियल कहता है कि छोटे छोटे कानून बनाए जाएं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि एक बड़ी चेन है, पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके बाद सर्विस डिलीवरी हो रही होती है, तो उन सब के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएं, छोटे छोटे कानून बनाए जाएं जिसमें ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी हो, और आउटर स्पेस ट्रीटी की अकॉर्डेंस में बनाए जाएं। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या थी? 1967 में सब कई देशों ने मिलकर, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकलौती और सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस ट्रीटी है। एक लगभग एक किस्म का कानून है जिसको 111 से ज़्यादा देश मानते हैं, 111 देश सीधे जुड़े हुए हैं, बाकी कई देश सिग्नेटरी हैं, कि हम स्पेस में टेक्नोलॉजी को या अपनी खोजने की या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को किस तरह से यूज़ करेंगे और क्या हम नहीं करेंगे, जैसे मिलिट्री यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो हमें ऐसे क्लियर लॉज की ज़रूरत है, ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो आउटर स्पेस ट्रीटी के साथ अकॉर्डेंस में हो और कंपनियों को स्पष्ट बता दे कि आपको अलग अलग सेगमेंट में किस प्रकार से लाइसेंसेस मिल सकते हैं, किस प्रकार से आपको सहूलियतें मिल सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरी समस्याएं क्या रही हैं? एक समस्या रही है कि जो टाइमलाइन है लाइसेंसिंग की, अथॉराइजेशन की और सुपरविजन मैकेनिज्म की, कि उन पर ध्यान कौन रखेगा, उनकी सुपरवाइजरी एजेंसी कौन होगा, इसको लेकर भी बहुत स्पष्टता नहीं है। उदाहरण दिया जाता है फ्रांस का, कि फ्रांस ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली किया है। वहाँ पे इस तरह की कंपनियों को जो स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, स्पष्ट रूप से 4 उनके सामने लाइसेंस होते हैं जिनको वो इस स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकती हैं, और इसी प्रकार से उनको केस बाय केस ऑथराइजेशन मिलता है, यानी कि हर प्रोजेक्ट के लिए ऑथराइजेशन मिल सकता है, जो कि ज़्यादा सहूलियत वाली चीज़ मानी जाती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया गया है कि इंश्योरेंस और इंडेमनिफिकेशन क्लैरिटी की आवश्यकता है इस इंडस्ट्री को। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। तो कई बार अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी एक्सीडेंट का सामना करता है, एक्सीडेंट बहुत बड़े होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का उसमें खर्चा आ सकता है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? या वो नुकसान हो जाता है, मान लीजिए मानव जीवन का ही नुकसान हो जाता है और वो तो बहुमूल्य है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी, किस व्यक्ति पर या किस एंटिटी पर? इसको लेकर स्पष्टता का अभाव है भारतीय सेगमेंट में। उदाहरण दिया गया है कि कई पश्चिमी वेस्ट जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर लायबिलिटी पर एक कैप है, तभी वो इंडस्ट्री और प्राइवेट प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं, जोखिम ले पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितना जोखिम है जो बर्दाश्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की इंश्योरेंस लेना आवश्यक है स्पेस ऑपरेटर्स को, तो वो एक कैप है कि इतना का आपको लेना ही है। ये अमाउंट कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सर्टेनिटी है कि इतना नुकसान आप झेल सकते हैं, इतना जोखिम आप उठा सकते हैं, तो आप ये काम करिए, इससे ज़्यादा जोखिम आपका नहीं है एटलीस्ट। तो फिर
भारत में इस समय क्या स्थिति है? भारत में स्थिति यह है कि बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इक्विपमेंट और फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, यानी मोटा मोटा जो उनको ऑर्डर मिल रहा है वो उसको पूरा कर रहे हैं, उनको जो पार्ट बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यू क्रिएट करनी है तो ये एडिटोरियल कहता है कि हमें कंपनियों को इनेबल करना होगा कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकें। वो कैसे होगा? वो केवल तभी होगा जब सारा दारोमदार इसरो पर ही नहीं होगा कि इसरो ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर बना, इसरो ने खरीद लिया, कंपनियों को कुछ मुनाफा हो गया। वो तब हो पाएगा जब स्पेस कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स वाइडर मार्केट को ध्यान में रख के जारी कर पाएंगी। उदाहरण के तौर पे सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड, स्टारलिंक का अगर आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भारत के दरवाजे लगभग खटखटा चुकी है। तो क्यों वो भारतीय कंपनियां उस तरह का प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकती? क्यों टेस्ला की स्टारलिंक, एलन मस्क की स्टारलिंक को आना पड़ रहा है? क्योंकि हम आगे देखेंगे कि कैसे टेस्ला आज उस स्थिति में पहुंची है, या एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक आज उस स्थिति में पहुंची है कि वो ये ऑफर कर पा रही है भारतीय मार्केट में आके, और क्यों भारतीय कंपनियां इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। बहरहाल यहाँ पर आर्गुमेंट ये दिया गया है कि कंपनियों को इनेबल करना होगा कि वो इसरो के अलावा भी वाइडर मार्केट को केटर करने के लिए, वाइडर मार्केट को अपने प्रोडक्ट ऑफर कर सकने के लिए प्रोडक्ट बनाएं, तो ही वो बड़ी बन पाएंगी। महज इस बात से आगे बढ़ पाएंगी कि वो केवल इक्विपमेंट या फ्रेम बना रही हैं। इसके लिए फिर कैसे किया जाए? आज ही तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो कंपनी केवल इक्विपमेंट और फ्रेम बना रही थी वो अपना सारा निवेश किसी ऐसे सेगमेंट में लगा दे जहां बहुत जोखिम है, क्योंकि प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसका मार्केट है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? उसे जोखिम लायक बनाने के लिए कंपनी को स्टार्टिंग में हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। वो हैंड होल्डिंग जैसे नासा या अमेरिका की नासा, चाइना की CNSA या रशिया के रॉसकॉस्मोस ने किया। कैसे किया कि उन्होंने जो वहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में भी शामिल किया, जटिल समस्याओं को सुलझाने में भी शामिल किया। यानी केवल ये नहीं कहा कि आप ये पार्ट बना दीजिए, इंजन का ये हिस्सा बना दीजिए, फ्यूल टैंक का ये हिस्सा बना दीजिए। नहीं, इससे भी फायदा होता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, एक्सपोजर बढ़ता है। वो पहला स्टेप था। उसके बाद का स्टेप क्या है कि आप जो सप्लाई ले जानी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक, नासा का उदाहरण लिया गया है ISS के लिए, या चाइना के CNSA का उदाहरण लिया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जो सप्लाईज ले जानी है उसमें उनकी मदद ली गई, क्रू पहुंचाने में उनकी मदद ली गई। तो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट से आगे बढ़कर दूसरे किस्म का एक्सपोजर दिया गया। इससे हुआ क्या? इससे आज वो कंपनियां जब खुद ये काम कर रही हैं तो कहा जाता है कि मार्केट जो है, कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का सबसे बड़ा तर्क ये है कि मार्केट जो है बेस्ट एलोकेटर ऑफ रिसोर्सेज है। ज़्यादातर जगहों पे ये बात सही भी ठहरती है, स्पेस सेक्टर में ठहरी है, क्योंकि स्पेस सेगमेंट जो है, सेक्टर जो है, रेवोल्यूशनाइज हो गया है, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं उसमें। किन चीज़ों में नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं और उनकी कीमतें बहुत घट गई हैं। एक रॉकेट को कई बार इस्तेमाल किया जा पा रहा है आज, तो इस तरह के बदलाव आए हैं। कहा गया है कि नासा, CNSA, ऐसे जो बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज हैं, मैच्योर स्पेस एजेंसीज हैं, वो अपने बजट का एक हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स पे खर्च करते ही थे। और अब उदाहरण दिया गया है कि 2018 तक SpaceX, नासा के SpaceX यानी जो एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, एलन मस्क जो अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इनोवेटर भी हैं, उनके कंपनी को 30 मिशन में साझेदार रखा नासा ने, और उससे $12 बिलियन मिले SpaceX को। तो ये वो एक्सपोजर था और ये कैपिटल है, ये धन है, जिसके बाद SpaceX वो बन पाता है जो आज वो है। फिर वो तमाम तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जैसे कि स्टारलिंक, जो कि आज भारत का दरवाजा खटखटा रही है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए। तो इसकी आवश्यकता है। तो इन सब बातों के बाद अंत में ये एडिटोरियल कहता है कि भारत उस कस्प पर है, जस्ट उस बिंदु पर है जहां से एक स्पेस इकोसिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। इसरो इसमें एक गाइडिंग लाइट रह सकता है और भारत स्पेस स्टार्टअप हब बन सकता है, क्योंकि भारत आज भी बहुत कम दामों में चीज़ों को मुहैया कराने में सक्षम है। भारत के पास एक बड़ा माइंड का पूल है, लोग हैं, रिसोर्स है, और ऑलरेडी भारत में 350 से ज़्यादा स्टार्टअप अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है, लेकिन फिर भी
ये तभी अपने उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि भारत को स्पेस स्टार्टअप हब बना दें, जब भारत जब इसको एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर इसको मान के चलेगा ये कि ये उसी प्रकार का न्यू एज बूम है जैसे कि कभी इंटरनेट को माना गया, उस प्रकार से माना जाएगा। और दूसरा जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब इसरो महज सपोर्टर नहीं रहेगा बल्कि इनेबलर बनेगा, यानी कि वो इनेबल करे इन कंपनीज को एक्सपोजर के माध्यम से या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से कैपिटल प्रोवाइड करा के कि ये एक्सपोज भी रहें और फिर नए जोखिम लेने के काबिल भी बन सकें, उस प्रकार की टेक्नोलॉजीज खुद उनको जन्म दे सकें। तभी भारत उस स्थिति में पहुंच पाएगा। और साथ ही में जो हमने पहले बात की कि इस पूरे चीज़ को इनेबल करने के लिए क्लियर लॉज की भी, साफ साफ कानूनों की भी, स्पष्ट कानूनों की भी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो और क्लैरिटी भी हो, उनकी आवश्यकता है। तो ये पूरी बात की गई है इस एडिटोरियल में। ये था आज का एडिटोरियल। मिलते हैं आपसे एडिटोरियल एनालिसिस की अगली कड़ी में।